बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट टाइम हम लोगों ने किरचॉफ पॉइंट रूल को या किरचॉफ फर्स्ट रूल को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। आज हम किरचॉफ के ही सेकंड रूल को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या यूजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, सबसे पहला फर्क जो किरचॉफ फर्स्ट रूल और सेकंड रूल में है वो ये है कि किरचॉफ फर्स्ट रूल जो है वो करंट को डील करता था, इसलिए हमने उसको किरचॉफ्स करंट रूल भी बोला था या केसीएल बोला था। याद रखिएगा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो किरचॉफ्स सेकंड रूल जो है वो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहलाता है, क्योंकि ये वोल्टेजेस को डील करता है, करंट को नहीं। और क्योंकि ये वोल्टेज को डील करता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को फिर मैं KVL कह सकता हूं, जो कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ की एब्रिविएशन है। स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ समझाने के लिए मैंने एक सर्किट आप लोगों के सामने बनाया है जिसमें दो बैटरीज हैं और दो रेजिस्टर्स हैं। दूसरी चीज जो आप व्हाइट बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, वो एक और एग्जांपल है जो मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बनाई है। ये आप डेफिनेटली जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आप इसको बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन में अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्पफुल है, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने बनाई है। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, सबसे पहला सवाल जो इस सर्किट को देखकर बच्चों के जहन में आएगा वो ये है कि बैटरी दो हैं, एक EMF E1 की और एक EMF E2 की। दो बैटरीज होंगी तो दोनों अपने अपनी डायरेक्शन में करंट चलाने की कोशिश करेंगी। तो एक्चुअली में फिर क्या होगा, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? याद रखिएगा, जो बैटरी स्ट्रांग होगी वो अपनी डायरेक्शन में करंट चला लेगी। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर देखूं, दो बैटरीज हैं E1 और E2, आपको मालूम है करंट कहां से कहां चलता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि ऐसे करंट चले। ये कौन सी मोशन है स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो से देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन है। यानी बैटरी E1 जो है वो चाहती है कि एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करे इस पूरे सर्किट में। लेकिन अगर आप इस बैटरी E2 को देखो, ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव करंट को लेकर जाना चाहता है, लेकिन ये कौन सी मोशन है स्टूडेंट्स, ये तो क्लॉकवाइज मोशन है, राइट। अब हमारे पास दो ऑपोजिट बैटरीज हैं, बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट चलाने की कोशिश कर रही हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये जो बैटरी है, सपोज कर लेते हैं ये स्ट्रॉन्गर है, ये ज्यादा वोल्ट्स की बैटरी है। अगर ये ज्यादा वोल्ट्स की बैटरी है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चलाना चाह रही थी, तो फिर करंट एक्चुअली में एंटी क्लॉकवाइज ही चलेगा। तो ये करंट की डायरेक्शन ऐसे हुई। इस डायरेक्शन में करंट क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर बैटरी है और करंट हमेशा स्ट्रॉन्गर बैटरी ही की डायरेक्शन में चलता है। ये तो पहली बात थी जो मैंने आप लोगों को क्लियर करनी थी। स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं सर्किट पर आऊं, आइए इस आसान से एग्जांपल को समझते हैं। आप देख रहे हैं इस एग्जांपल में मेरे पास दो चीजें हैं, बैंक्स हैं और शॉप्स हैं। जरा तवज्जो कीजिएगा, यहां मैं पैसों के लिहाज से, करेंसी के लिहाज से आपको समझाता हूं। सपोज करें ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, इस वक्त आपके पास 0 रुपीज है, आपके पास कोई पैसा नहीं है। अब आप जब यहां से चले और आप बैंक में एंटर हुए, आपने बैंक में 1000 रुपीज जो है वो ATM से निकाले। यानी कि मैं कहूंगा कि ये वो पैसे हैं जो अब आपके पास आ गए हैं। तो मैं कहूंगा कि जैसे ही आप बैंक में एंटर हुए, आपको 1000 रुपीज अब मिल गए हैं। तो स्टूडेंट, इसका मतलब आपके जहन में क्या आया कि बैंक जो है उसकी ट्रांजैक्शन को मैं हमेशा पॉजिटिव लिखूंगा, क्योंकि बैंक हमेशा पैसे देता है। लेकिन स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। बैंक की ट्रांजैक्शन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि अगर मैं बैंक में जाकर पैसे डिपॉजिट कर दूं और वो पैसे रख लें, तो वो तो पैसे मेरे से चले गए। तो इसका मतलब उस ट्रांजैक्शन को मैं नेगेटिव कहूंगा। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि बैंक जो है उसकी जो ट्रांजैक्शन है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव का मतलब मैंने
कैश लिया है बैंक से, और नेगेटिव का मतलब मैंने कैश दे दिया है, बैंक को डिपॉजिट करा दिया। स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, मैं बैंक से निकला, अब मेरे पास यहां तो 0 रुपीज थे, अब मेरे पास 1000 रुपीज है, मैं शॉप में गया। अब शॉप में क्या होगा? शॉप में डेफिनेटली शॉपिंग होगी, तो वहां तो मेरे पैसे लगने ही हैं। क्या यह मुमकिन है कि शॉप मुझे पैसे दे? नहीं। तो शॉप में डेफिनेटली सपोज कर लेते हैं यहां पर मेरे 300 रुपीज जो हैं वो खर्च हुए, तो मैं कहूंगा जब मैं शॉप में से गुजरा तो -300 रुपीज है। माइनस क्यों? क्योंकि ये है जो खर्च हो गया, एक्सपेंस कह रहा हूं मैं इसको। तो बैंक के बाद शॉप के लिए आप लोगों के जहन में क्या रूल होना चाहिए कि शॉप की ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव होगी, क्योंकि शॉप में आपके पैसे लगेंगे। अच्छा, मैं यहां पर अब इस बैंक में एंटर होता हूं। इस बैंक में मैंने 500 रुपीज डिपॉजिट कर दिए, वापस बैंक में जमा करवा दिए, ये मेरे से चले गए, तो मैं कहूंगा ये स्टेटमेंट बैंक की नेगेटिव हुई। यानी बैंक से पैसे मिल भी सकते हैं पॉजिटिव, और पैसे बैंक को जा भी सकते हैं नेगेटिव, लेकिन शॉप में तो पैसे हमेशा नेगेटिव ही आएंगे, क्योंकि शॉप से हमेशा पैसे जाएंगे, क्योंकि वहां खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा। अब मैं जब इस शॉप में आता हूं, तो इस शॉप में मैंने 200 रुपए की फिर से शॉपिंग की, और स्टूडेंट्स मैं आ जाता हूं वापस उसी जगह पर। आइए इस पूरे जर्नी का एनालिसिस करते हैं कि टोटल मेरे पास वापस आने पर कितने पैसे होंगे। देखें, स्टार्ट में मेरे पास कितने रुपीस थे? 0। फिर जब मैं यहां आया 1000 आ गया मेरे पास, 300 यहां से लग गया, फिर 500 यहां लग गया, फिर 200 यहां लग गया। तो अगर आप कैलकुलेट करें ये कितना लग गया? 300, 500, 800 और 200, 1000 बन गया। यानी जो मैंने बैंक से 1000 निकाला था, कुछ यहां दिया, कुछ यहां दिया और कुछ यहां दिया। जब मैं वापस पहुंचा तो वापस उसी जगह पर फिर से मेरे पास 0 रुपीज है। यानी क्या सीखा मैंने? इस पूरे सफर के दौरान कहीं पर पैसे आए, कहीं पर पैसे गए, लेकिन जब मैं जहां से चला था वापस उसी जगह पर पहुंचा, तो बताओ टोटल मेरे पास कितना चेंज आया? तो आपने देखा कोई चेंज नहीं आया। 0 रुपीज लेकर चला था, और जब वापस पहुंचा तो मेरे पास 0 रुपीज है। इस सूरत में मैं कहूंगा इस पूरे जर्नी में डिफरेंट जगहों पर चेंजेस आ रही हैं, डिफरेंट जगहों पर चेंजेस आ रही हैं, लेकिन ओवरऑल कोई चेंज नहीं है, क्योंकि जितना मैंने स्टार्ट में था उतना ही वापस जब पहुंचा हूं तो मेरे पास उतना ही है। तो ओवरऑल कोई चेंज नहीं है। ये एग्जांपल पर मैंने काफी टाइम लगा दिया स्टूडेंट, सिर्फ इस वजह से, क्योंकि अगर ये समझ में आ गई तो अगली बात बहुत आसान है। स्टूडेंट्स, ये जानबूझकर मैंने बैंक और शॉप्स की एग्जांपल दी। अब जरा चलते हैं अपने सर्किट की तरफ। ये क्या है? ये बैंक्स हैं। देखिए मैंने एक ही जगह पर बनाए हैं दोनों को, सर्किट की पोजीशन भी, ताकि आपके आसानी हो आपको समझने में। जो हमारे पास बैटरी है या सेल है वो बैंक है। आप क्या समझते हैं बैंक सिर्फ पैसे देता है? नहीं स्टूडेंट्स, बैंक पैसे लेता भी है। बिल्कुल ऐसा ही आप बैटरी के बारे में भी सोचते थे। बैटरी को हम क्या सोचते हैं? करंट देने वाला। यानी कि जब बैटरी के अंदर चार्ज जाता है तो जब वो दूसरी तरफ से निकलता है तो उसको बैटरी ने एनर्जी दी होती है। लेकिन याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि बैटरी हमेशा एनर्जी दे। समटाइम्स बैटरी एनर्जी देने की बजाय, यानी सोर्स के तौर पर काम करने की बजाय एनर्जी ले लेती है, यानी लोड बन जाती है, लोड के तौर पर काम करती है। तो स्टूडेंट्स, हमें कैसे पता चलेगा कहां एनर्जी दे रही है बैटरी और कहां एनर्जी ले रही है? बड़ी सिंपल रूल है। देखिए, आपको मालूम है आपका करंट ऐसे चल रहा है, जरा देखते हैं। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, बिल्कुल वैसे जहां पर मैंने स्टार्टिंग पॉइंट लिया था। ये स्टार्ट है। जब आपका जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, वो यहां पर एंटर होगा। देखिए कहां एंटर हो रहा है? नेगेटिव पर एंटर हो रहा है। आपको पता है फिजिक्स में नेगेटिव को क्या बोलते हैं? लो पोटेंशियल। तो यहां मैं लिख देता हूं बड़ा करके। तो फिजिक्स में नेगेटिव को लो पोटेंशियल कहते हैं। ये बैटरी में एंटर हुआ और कहां पर गया है? पॉजिटिव पर। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? हाई पोटेंशियल। क्या स्टूडेंट चीजें खुद ब खुद लो से हाई जाती हैं? नहीं, लो से हाई तो कभी भी चीज नहीं जाएगी।
अगर मैं इस मार्कर को यहां पर छोड़ूं तो ये खुद ब खुद नीचे जाएगा, क्या ये ऊपर जाएगा हाई एनर्जी की तरफ? नहीं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं क्योंकि चार्ज जो है बैटरी की लो एनर्जी साइड पर, लो पोटेंशियल साइड पर एंटर हो रहा है और हाई पर जा रहा है, तो इसका मतलब इस बैटरी ने चार्ज को एनर्जी दी है। इसे मैं कहूंगा ये वाकई में है तो बैटरी, लेकिन ये इस वक्त एज ए सोर्स काम कर रही है। ये बैटरी चार्जेस को धक्का दे रही है, पुश कर रही है, एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल वैसे जैसे आप बैंक में गए थे तो पॉजिटिव ट्रांजैक्शन हुई थी, तो यहां पर मैं कहूंगा ये मेरे पास एक पॉजिटिव ट्रांजैक्शन है क्योंकि चार्ज को एनर्जी मिली। स्टूडेंट्स जरा इमेजिन करें, ये चार्ज यहां से चला था, अब ये चार्ज यहां से गुजरा, इसको एनर्जी मिल गई, कितनी मिली वो बात की बात है। अब ये चार्ज इधर आ गया स्टूडेंट्स, अब ये चार्ज इधर आ गया, जरा इमेजिन करें ये रेजिस्टर में से गुजरेगा। रेजिस्टर का काम क्या होता है स्टूडेंट्स? रेजिस्टर का काम करंट को सपोर्ट करना नहीं होता, ये चार्ज को पुश नहीं देता कभी भी, ये तो चार्ज को हमेशा रोकने की कोशिश करता है, यानी कि यहां एनर्जी मिलेगी नहीं, यहां एनर्जी खर्च होगी। इसका मतलब रेजिस्टर में एनर्जी का जो चेंज आएगा वो नेगेटिव होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ऐसे जैसे शॉप की एग्जांपल, शॉप में जब भी आप जाएंगे तो आपका आंसर नेगेटिव होगा क्योंकि खर्चा होगा। बिल्कुल इसी तरह से रेजिस्टर में जब भी चार्ज जाएगा तो नेगेटिव होगा। कोई दुनिया का ऐसा रेजिस्टर नहीं है जो चार्ज को एनर्जी दे, वो हमेशा एनर्जी ले लेते हैं। नाउ स्टूडेंट जरा देखिए, ये चार्ज यहां से गया, यहां एनर्जी मिली, फिर यहां एनर्जी खर्च हुई, अब देखिए जी यहां आ गया। अब कहने को तो बैटरी है, और हमारे लिए बैटरी क्या होता है? हमारे लिए तो बैटरी एक सोर्स है जो चार्ज को धक्का देती है, एनर्जी देती है। लेकिन जरा देखें यहां क्या हो रहा है, ये चार्ज यहां से चला और ये चलते चलते जब इधर आएगा तो आप देखिएगा ये चार्ज कहां एंटर हो रहा है, कहां पर एंटर हो रहा है जी? पॉजिटिव पर। पॉजिटिव का मतलब स्टूडेंट्स हाई पोटेंशियल पर एंटर हो रहा है, और कहां से निकलेगा? नेगेटिव से निकलेगा, लो पोटेंशियल पर। यानी कि जब चार्ज दाखिल हुआ तो हाई पोटेंशियल पर था, लेकिन जब चार्ज वहां से निकला तो वहां पोटेंशियल लो है, यानी कि चार्ज ने एनर्जी लूज कर दी। ये वो बैटरी नहीं है जो एनर्जी दे रही है, बल्कि ये वो बैटरी है जो चार्जेस से एनर्जी ले रही है। हालांकि बैटरी है, लेकिन इसका आंसर भी एनर्जी का नेगेटिव आएगा। ये एनर्जी प्रोवाइडर नहीं है, ये एनर्जी दे नहीं रही बल्कि एनर्जी ले रही है। तो स्टूडेंट्स जैसे हम समझते थे बैंक के बारे में कि बैंक सिर्फ पैसा देता है, लेकिन फिर जब मैंने आपको क्लियर किया कि बैंक पैसा दे भी सकता है, बैंक में पैसा आप भी दे सकते हैं, यानी कि बैंक पैसा ले भी सकता है। बिल्कुल इसी तरह से बैटरी एनर्जी दे भी सकती है और बैटरी एनर्जी ले भी सकती है। अगर वो एनर्जी लेगी तो हम उसको नेगेटिव लिखेंगे, चाहे वो बैटरी ही क्यों ना हो। नाउ स्टूडेंट्स उसके बाद आ गई रेजिस्टर की बारी। चार्ज यहां से स्टार्ट हुआ था, इधर से गुजरा, एनर्जी मिली, इधर से गुजरा, एनर्जी खर्च हुई, इधर से गुजरा, एनर्जी का लॉस हुआ, खर्च हुई। अब इसमें से गुजरा, ये तो रेजिस्टर है, और रेजिस्टर की मिसाल तो शॉप की तरह है, तो यहां से तो करंट जब भी गुजरेगा तो डेफिनेटली लॉस होगा, और जब करंट चार्ज वापस इसी पॉइंट पर पहुंचेगा तो स्टूडेंट्स वही वाली बात, जितना यहां पर उसके पास पोटेंशियल था, जब वो वापस यहां पर पहुंचेगा तो उसके पास उतना ही पोटेंशियल होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं एक पूरे सर्किट के अंदर सारे पोटेंशियल चेंजेस का जो सम है वो ओवरऑल 0 है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने बोला था कि जितने पैसे हैं, कहीं पर चेंज आ रहा है, कहीं पर पॉजिटिव, कहीं पर नेगेटिव, ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन जब वो वापस वहां पहुंचता है तो उसके पास उतनी एनर्जी है। सर्किट्स में भी ऐसा ही होता है, जब एक चार्ज कहीं से चलता है, कहीं वो एनर्जी लेता है, कहीं वो एनर्जी देता है, लेकिन जब वो वापस वहां पहुंचता है तो उसके पास कुल मिलाकर कितनी एनर्जी होती है? जितनी स्टार्ट में थी। यानी ओवरऑल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। यानी कि मैं कह सकता हूं इस पूरे सर्किट के अंदर चार्ज की एनर्जी कंजर्व रही है, यानी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। ओवरऑल कहीं कहीं हुआ है, कहीं कहीं गेन भी हुआ है, लेकिन ओवरऑल कोई चेंज नहीं आया। इसी को तो हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब किरचॉफ का जो सेकंड रूल है वो एक्चुअली में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन कर रहा है सर्किट्स के अंदर।
जो किरचॉफ का फर्स्ट रूल था वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को एक्सप्लेन करता था। ये फर्क है दोनों में। वो करंट को डील करता था, ये वोल्टेज को डील करता है। वो चार्जेस के कंजर्वेशन की बात करता था, ये एनर्जी की कंजर्वेशन की बात करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने किरचॉफ की डेफिनेशन लिखनी है, वो मैं बाद में लिखता हूं। उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखनी है, लेकिन याद रखिएगा मैं अब एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा, लिखने की तरफ नहीं जाऊंगा, एक्सप्लेन मैं आपको बिल्कुल करूंगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा पेज नंबर 47 पर जो ये पूरा पैराग्राफ है, ये मैं अभी आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूंगा एक एक लाइन, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं। तो आप लोगों का काम है इसको पढ़ना डिटेल में। तो आइए जरा देखते हैं अभी तक हम लोगों ने इस सर्किट में क्या देखा। हमने ये देखा 4 एलिमेंट्स हैं। चारों एलिमेंट्स के लिए स्टूडेंट्स मैं 4 ब्रैकेट्स डाल लेता हूं। देखिए ब्रैकेट्स, इन ब्रैकेट्स के अंदर एनर्जीज आएंगी। ठीक है जी। पहले तो आप ये देखिए, यहां पर चार्ज को एनर्जी मिली थी ना पॉजिटिव, तो इसकी ब्रैकेट के बाहर मैं प्लस लिख देता हूं। ठीक है जी। फिर ये चार्ज यहां एंटर हुआ, तो रेजिस्टर है उसने एनर्जी का लॉस किया नेगेटिव, तो इसकी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है। ये बैटरी, लेकिन जब चार्ज इसमें एंटर हुआ तो पॉजिटिव से नेगेटिव गया है, हाई से लो गया है, तो एनर्जी का लॉस ही हुआ है, तो नेगेटिव। और फिर जब चार्ज यहां पर पहुंचा तो ये तो रेजिस्टर है शॉप की तरह, इसका आंसर हमेशा ही नेगेटिव आना है। और हमने ये देखा कहीं एनर्जी मिली, कहीं एनर्जी कम हुई, कुल मिलाकर टोटल ओवरऑल कोई चेंज नहीं है। तो सारी एनर्जीज का जो टोटल है, नेट है, रिजल्ट है, सम है, कुछ भी कह लें आप, है कितना? 0। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि इन ब्रैकेट्स के अंदर आएगा क्या? एनर्जीज आएंगी डेफिनेटली। एनर्जी और वर्क में तो आपको पता है कोई फर्क नहीं होता। अब वर्क हम लोगों ने कई किस्म का पढ़ा है स्टूडेंट्स। जब हम लोगों ने मैकेनिक्स पढ़ी तो हम लोगों ने वर्क का यह फॉर्मूला पढ़ा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 पढ़ा फर्स्ट ईयर में, गैसेस के लिए हम लोगों ने वर्क का यह फॉर्मूला पढ़ा, इसे बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम लोगों ने वर्क का जो फॉर्मूला पढ़ा वो ये दोनों ही नहीं है, वो है QV, चार्ज इंटू पोटेंशियल इज कॉल्ड वर्क। तो याद रखिएगा, वर्क भी कह सकता हूं और एनर्जी भी कह सकता हूं। यहां ये वाले फार्मूला नहीं यूज होंगे क्योंकि ये अब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ये फार्मूला यूज होते हैं। नाउ स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिए, ये भी तो एनर्जी है ना, तो ये भी चार्ज इंटू पोटेंशियल आ जाएगा। लेकिन ये किसकी बात चल रही है? ये तो बैटरी की बात चल रही है। बैटरी के पोटेंशियल को उसकी ईएमएफ ही कहते हैं, तो साथ आ जाएगी इसकी ईएमएफ E1। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो कीजिए। फिर ये भी तो एनर्जी ही है, ये भी आएगा चार्ज इंटू पोटेंशियल। अब किसकी बात कर रही है? रेजिस्टर की, तो यहां मैं पोटेंशियल ही लिखूंगा, ईएमएफ नहीं लिखूंगा। उसके बाद देखिए जी, ये भी एनर्जी है, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो चार्ज इंटू पोटेंशियल। अब ये किसकी बात चल रही है? ये बात चल रही है बैटरी की, इस बैटरी की, और इसका पोटेंशियल इसकी ईएमएफ ही होगी। और फिर स्टूडेंट्स आखिर में आ जाती बात इसकी, ये भी हमारे पास एनर्जी आएगी अंदर। एनर्जी का फॉर्मूला है डेल्टा क्यू इंटू वी, डेल्टा क्यू और साथ इसका पोटेंशियल V2। स्टूडेंट्स आप में से बहुत से बच्चे एक बात पूछना चाह रहे होंगे, और वो ये है कि सर आपने डेल्टा क्यू के साथ 1 2 क्यों नहीं लिखा? स्टूडेंट्स उसकी वजह बहुत सिंपल है, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट के अंदर चार्ज या करंट कांस्टेंट रहता है। एक एलिमेंट में से जितना चार्ज गुजरेगा सब में से ही उतना ही गुजरेगा। तो याद रखिएगा, ये हमारे पास डेल्टा क्यू के साथ 1 2 3 4 मैंने नहीं लिखा। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, ये आ गया डेल्टा क्यू E1 माइनस डेल्टा क्यू V1। अच्छा, V इज इक्वल टू IR, ओहम्स लॉ कहता है, तो मैं इस V की जगह IR कह सकता हूं, क्योंकि फर्स्ट रेजिस्टर की बात कर रहा हूं यहां पर, तो R1।
करंट के साथ क्यों नहीं लिखूंगा, अभी बताया मैंने आपको कि सीरीज सर्किट है तो इसमें तो हम चेंज नहीं लेकर आएंगे। फिर इसी तरह से स्टूडेंट्स डेल्टा क्यू एज इट इज, E2 क्या है, E2 है हमारे पास बैटरी का EMF, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। फिर डेल्टा क्यू है, ये V2 है, अभी हमने पढ़ा V इज इक्वल टू IR, तो इसकी जगह IR, क्योंकि इस रेजिस्टर की बात हो रही है तो R2 आ जाएगा। स्टूडेंट्स कोई चीज कॉमन नजर आ रही है आप लोगों को, डेफिनेटली ये डेल्टा क्यू कॉमन आ रहा है, तो डेल्टा क्यू कॉमन आ गया। यहां क्या रह गया जी, यहां E1 रह गया, यहां से भी डेल्टा क्यू कॉमन चला गया, अंदर क्या रह गया माइनस, और साथ क्या रह गया IR1, फिर यहां भी माइनस रह गया और साथ क्या रह गया E2, और यहां भी माइनस रह गया, डेल्टा क्यू बाहर चला गया और क्या रह गया साथ IR2, और सबका कुल मिलाकर सम कितना हुआ 0। ये डेल्टा क्यू उधर जाकर डिवाइड होगा, इसी स्टेप में कर देता हूं, तो डेल्टा क्यू उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। और फिर आप लोग ये जानते हैं कि 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, तो फिर हमारे पास ये फाइनल फॉर्म आई इसकी, जिसको मैं आपके सामने फिर से लिख रहा हूं। तो स्टूडेंट्स ये है किरचॉफ की फुल फॉर्म। आइए देखते हैं ये है क्या। आपको मैंने लेक्चर के स्टार्ट में जो कॉन्सेप्ट दिया वो एनर्जी के बारे में था, ठीक है ना, मैंने एनर्जी की ही बात की, लेकिन आपने देखा कि डेल्टा क्यू तो कट गया। जब डेल्टा क्यू कट गया ये टोटल एनर्जी थी, लेकिन जब डेल्टा क्यू चला जाएगा तो फिर पीछे क्या रह गया, पोटेंशियल। यहां से भी डेल्टा क्यू चला जाएगा तो ईएमएफ रह गया, वो भी एक किस्म का पोटेंशियल होता है, वोल्ट्स में मेजर होता है, और यहां से भी डेल्टा क्यू चला जाएगा पोटेंशियल। तो बात स्टार्ट एनर्जी से हुई थी, लेकिन बात खत्म कहां हो रही है, पोटेंशियल पर हो रही है। ये पोटेंशियल पॉजिटिव क्यों है, ये वो पोटेंशियल है जो सर्किट में उस चार्ज ने गेन किया है, और इनके साथ नेगेटिव क्यों है, ये वो पोटेंशियल है जो उसने लॉस किया रेजिस्टर में। इसके साथ नेगेटिव क्यों है, ये वो पोटेंशियल है जो उसने लॉस किया बैटरी में, बैटरी भी लॉस करवा सकती है, और ये वो पोटेंशियल है जो उसने लॉस किया दूसरे रेजिस्टर में। लेकिन ये देखिए कि जितना उसने गेन किया और जितना उसने लॉस किया उसका कुल मिलाकर रिजल्ट कितना हुआ, 0। यानी उसने पूरे सर्किट में जितना गेन किया उतना ही डिफरेंट जगहों पर लूज किया है। तो स्टूडेंट्स यानी कि आसान अल्फाज में मैं कह सकता हूं टोटल चेंज कितना आया पोटेंशियल में, टोटल चेंज, कोई चेंज नहीं, टोटल की बात कर रहा हूं, डिफरेंट जगहों पर चेंज आ रहा, टोटल चेंज नहीं आएगा। यही डेफिनेशन है किरचॉफ सेकंड लॉ की। तो क्या डेफिनेशन हुई जी, सम ऑफ, यहां पे मैं लिखूंगा अलजेब्रिक सम ऑफ, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज पाथ इज 0। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है तो पाथ की बजाय सर्किट कह देते हैं, इन अ क्लोज सर्किट इज 0। ये बात कहां से निकाली है मैंने, ये बात मैंने ये फाइनल रिजल्ट से निकाली। स्टूडेंट्स ये सारी बातें जो मैं साथ साथ बोलता गया हूं, ये अगेन बता दूं पेज नंबर 47 पर ये पूरे पैराग्राफ में वही एग्जैक्ट बातें चल रही हैं जो मैंने लिखी नहीं है मगर बोली हैं। तो बजाय कि मैं लिखने में टाइम वेस्ट करता, मैंने ज्यादा टाइम जो है वो कॉन्सेप्ट को दिया है, तो आप लोगों ने ये पैराग्राफ खुद ही रेडी करना है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास किरचॉफ का सेकंड रूल। आपने देखा कि किरचॉफ का फर्स्ट रूल जो है वो अगेन बता दूं करंट को डील करता है, जबकि किरचॉफ का सेकंड रूल वोल्टेज को डील करता है। ये दोनों रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके बगैर न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे। आपसे अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में। स्टूडेंट्स तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।